हाँ जी सी इंटरमीडिएट मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीएनू सिंह तोमर और जीएसटी में आज हम एक नया टॉपिक लेके शुरू है जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। छोटा सा बट मजेदार चैप्टर। सर जी अगर मैं बात करूं तो एग्जाम में आपको सेपरेट क्वेश्चन बिना मिक्स, ऐसा नहीं कि किसी चैप्टर में मिक्स मिलेगा सर जी, सेपरेट क्वेश्चन नजर आ सकता है। 4 नंबर से ज्यादा 6 नंबर तक का एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो 4 to 6 मार्क्स के लिए हमारा ये चैप्टर है और सर हम 4 से 6 नंबर के लिए तो जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी मैं शुरू करूंगा इस चैप्टर की शुरुआत। छोटा सा टॉपिक है, जितनी जल्दी होगा क्विक रिवाइज करेंगे और विद डिटेल रिवीजन करेंगे। क्लियर? सारांश मेरे सामने है और मैंने इसको रिवाइज कराना है। अगर मैं आपको सबसे पहले शुरू करते हैं तो पहली चीज हम ये शुरू करते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई का रेलिवेंस क्या है। अगर मैं जीएसटी में बात करूं तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है। सर देखो, लेमन लैंग्वेज में समझना, इजी लैंग्वेज में समझना मेरे बच्चे। अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर टाइम ऑफ सप्लाई मतलब सर एक इवेंट डिसाइड करना पड़ेगा। देखो हम जब भी हम सामान बेचते हैं, अगर मैं नॉर्मल बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो सर जी मैं कहता हूं जब भी हम सामान बेचते हैं, सर्विस देते हैं, तो वो सामान या सर्विस मैंने कब दी, वो डेट कब मानूं कि मैंने एक्चुअल में आज सेल करी है, जब मैंने इनवॉइस काटा, जब मैंने पेमेंट रिसीव करी, जब मेरे को ऑर्डर आया या जब मैंने डिलीवरी दी। वो इवेंट, वो टाइम, वो समय क्या होगा जिस समय पे हम एक्चुअल में माना जाएगा कि हमने सप्लाई बोले तो सेल कर दी है। क्लियर? तो डिपार्टमेंट इसी बात पे बात करता है कि हम वो डेट या वो इवेंट कब मानेंगे कि जब आपने गुड्स बेचा। इससे फर्क क्या पड़ जाएगा? इससे फर्क ये पड़ जाएगा कि अगर आपने सामान एज पर द प्रोविजंस, अगर वो माना जाएगा सामान कि आपने मार्च में दिया तो आपको मार्च की रिटर्न में जीएसटी भरना पड़ेगा। अगर वो सामान का टाइम अप्रैल चला जाता है, वो सप्लाई का इवेंट अप्रैल चला जाता है तो फिर आपको अप्रैल में देना पड़ेगा। मई चला जाता है तो मई में। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना कि सर जी आपने जो सेल करी है, जो सामान बेचा है, जो गुड सर्विस दी है, सर जी वो एक्चुअल में किस मंथ, किस पीरियड में दी गई है। जिस पीरियड में दी गई है उस पीरियड को हम बोलेंगे दिस इज टाइम ऑफ सप्लाई। और उस पीरियड की रिटर्न में, उस पीरियड की रिटर्न जो भी आप भरोगे उसमें उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो सर जी टैक्स भरने के लिए ये प्रोविजन बड़ा इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कि अगर मैं अप्रैल की रिटर्न भर रहा हूं तो अप्रैल में मुझे किन किन सप्लाई का, किन किन गुड्स एंड सर्विसेज की सेल का टैक्स भरना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो यहां अगर मैं बात करूं तो अब हमारा प्रोविजन शुरू होता है। इस पूरे प्रोविजन के अंदर हमारे पास 2 सेक्शन है। अगर मैं बात करूं तो एक सेक्शन है 12 और एक सेक्शन है 13। सेक्शन 12 जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं। सेक्शन 12 जो है वो हमारे गुड्स के ऊपर है और सेक्शन 13 हमारी सर्विस के ऊपर है। तो एक गुड्स के ऊपर है और एक सर्विस के ऊपर। अगर अलग अलग बात करूं तो गुड्स पे अलग बात होगी और सर्विस पे अलग बात। हाँ जी, अब गुड्स की बात करते हैं। सर जी देखो, गुड्स में भी हमारे पास 2 अलग अलग प्रोविजन है। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारा गुड्स में फॉरवर्ड चार्ज आएगा, फिर रिवर्स चार्ज आएगा। फॉरवर्ड चार्ज में क्या प्रोविजन है और रिवर्स चार्ज मतलब अगर मैंने सीधा सीधा सामान बेचा, क्लियर है, और मेरे पे कोई आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है तो कब माना जाएगा मेरा सामान बिका है। और अगर मैंने सामान बेचा आरसीएम में, अगर मैंने सामान बेचा आरसीएम तो ऑफकोर्स मैं फ्री हूं, सप्लायर फ्री है। रेसिपिएंट को कब माना जाएगा कि उसने सामान कब खरीदा। क्लियर है? ऐसे ही सेम सर्विस में जब मैंने सर्विस दी फॉरवर्ड चार्ज में तो सप्लायर को पकड़ेंगे और अगर रिवर्स चार्ज में दी तो रेसिपिएंट को पकड़ेंगे कि भाई आपने सर्विस कब ली। पहले हम बात करते हैं सिंपल केस। अगर मैं शुरू करूं तो सबसे पहले बात करेंगे हम फॉरवर्ड चार्ज एफसीएम में। सर जी देखो, एफसीएम में अगर आपका गुड्स का केस है तो सिंपल प्रोविजन है। अगर मैं पहली बात करूं तो 2 पॉइंट है। एक इनवॉइस डेट, अगर मैं बोलता है इनवॉइस डेट कि जिस दिन आपने इनवॉइस कराए, इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट, इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। नॉर्मली प्रोविजन है कि जिस दिन आपने इनवॉइस काटा या जिस दिन आपको पैसा आ गया, इनमें से दोनों जो पहले हो गया उसी मंथ, उसी डेट को हम मान लेंगे ये टाइम ऑफ सप्लाई है। अब ये डेट जिस मंथ में आ रही होगी उस मंथ की रिटर्न में आपको उसका टैक्स भरना पड़ेगा। पर क्या ये इतना आसान है मेरे बच्चे? क्या सर जी इनवॉइस डेट लिखने से इनवॉइस डेट हो जाएगा? नहीं। सेक्शन 31 मेरे बच्चे यहां पर आ जाता है। एक और सेक्शन 31 इंट्रोड्यूस होता है और वो कहता है सर जी इनवॉइस डेट हम बताएंगे। सर जी आपकी इनवॉइस डेट नहीं, हम बताएंगे इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट का मतलब है अगर एज पर द सेक्शन 31 जाऊं, एज पर सेक्शन 31 तो वो कहता है एक्चुअल इनवॉइस डेट। हाँ जी, क्या एक्चुअल जो आपके हिसाब से आपके इनवॉइस में डेट मेंशन है वो, और लास्ट डेट हम बताएंगे। लास्ट डेट जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, विच एवर इज अर्लियर मानेंगे हमारी इनवॉइस डेट। मतलब ऐसा नहीं है मान लो मैंने इनवॉइस इशू किया 12 मई को तो क्या वो 12 मई मेरी इनवॉइस डेट मानी जाएगी? नहीं सर, एज पर जीएसटी हम पहले इनवॉइस निकालेंगे कि इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था। जिस दिन लास्ट डेट है अगर उससे पहले हो गया तो पहले ही मानी जाएगी, अगर लेट हुआ तो सर जी लास्ट डे को ही हम इनवॉइस डेट मान लेंगे। अच्छा सर जी व्हाट अबाउट पेमेंट डेट? तो पेमेंट डेट
डेट में भी दो बातें हैं मेरे बच्चे, पेमेंट डेट में दो बातें हैं। पेमेंट डेट कहता है कि सर जिस दिन पेमेंट आपकी बुक्स में आ गई, आपने एंट्री मार दी, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, दैट इज बुक में एंट्री मार दी, या फिर आपकी बैंक अकाउंट में एक्चुअल में पैसा क्रेडिट हो गया, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, पैसा आ चुका है, आपने एंट्री नहीं मारी, या आपने पहली एंट्री मार दी, पैसा अभी आ रहा है। तो सर जी जो भी दो पहले हो रहा है, चाहे वो मैं बैंक अकाउंट में एंट्री बोलूं, मतलब मैं अपनी बुक्स में एंट्री बोलूं, अकाउंट्स में एंट्री बोलूं, या बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है, विच एवर इज अर्लियर। तो अगर मैं समराइज करूं मेरे बच्चे, अगर मैं समराइज करूं तो मेरी बात समझना, अगर मैं बोलूं तो प्रोविजन ये बनता है, प्रोविजन जो बन रहा है वो ये बन रहा है, इनवॉइस डेट में भी दो बातें हैं मेरे बच्चे, इनवॉइस डेट में दो बातें हैं, जो मेरी एक्चुअल इनवॉइस डेट है वो, और लास्ट डेट अभी पढ़ लेंगे, लास्ट डेट सेक्शन 31 के हिसाब से क्या है। इन दोनों में जो अर्लियर है वो मेरी एज पर सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से इनवॉइस डेट मानी जाएगी। पेमेंट डेट में भी दो बातें हैं मेरे बच्चे, पेमेंट डेट में दो बातें क्या क्या हैं सर जी, एक आपकी जिस दिन बुक ऑफ अकाउंट में एंट्री आ गई है, पैसा रिसीव हुआ तो बुक अकाउंट में डेबिट मारा आपने, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, या फिर आपकी बैंक में एक्चुअल में अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, बैंक में अमाउंट क्रेडिट हो चुका है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो गया वो पेमेंट डेट। और इन दोनों का अर्लियर अगर निकालूं तो वो आएगा टाइम ऑफ सप्लाई, वो मेरे बच्चे आएगा टाइम ऑफ सप्लाई। बात समझ आ रही है? ये हैं गुड्स के प्रोविजन। पर काश इतना बात खत्म हो जाती है। पर एक और पॉइंट, पर सर जी पॉइंट ये है कि आपका यहां पे एक नोटिफिकेशन आती है, और उस नोटिफिकेशन के हिसाब से हम कहते हैं सर जी हमारे लिए जीएसटी में प्रेजेंटली पेमेंट डेट इज नॉट रेलिवेंट, पेमेंट डेट इज नॉट रेलिवेंट फॉर द पर्पस ऑफ गुड्स अंडर आर फॉरवर्ड चार्ज। अगर आप फॉरवर्ड चार्ज में गुड्स में डील कर रहे हो तो आपको इनवॉइस डेट पे ही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, पेमेंट डेट इज नॉट रेलिवेंट। मतलब कभी भी एडवांस पे टैक्स नहीं लग सकता। मतलब अगर मुझे पहले पेमेंट आ गई है और इनवॉइस बाद में कटा है तो टैक्स कब लगेगा? इनवॉइस पे लगेगा, पेमेंट पे नहीं लगेगा, सिर्फ गुड्स के केस में, सिर्फ गुड्स के केस में। इसका मतलब यहां पे लिखा हुआ है कि नो जीएसटी, बेटा कोई जीएसटी नहीं दिया जाएगा, नो जीएसटी एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडवांस फॉर द सप्लाई। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, जीएसटी में जो पेमेंट डेट है वो गुड्स के केस में रेलिवेंट नहीं है। तो मेरे लिए प्रोविजन देखा जाए तो वो क्या है? इशू ऑफ इनवॉइस, अगेन मैंने समझा दिया, लास्ट डेट जब तक इनवॉइस हो जाना चाहिए, और जो भी आपकी डेट ऑफ इशू है विच एवरेज अर्लियर मानी जाएगी। पेमेंट डेट में भी जिस दिन बुक में एंट्री आ गई है या आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, विच एवरेज अर्लियर आपकी पेमेंट डेट मानी जाएगी। प्रेजेंटली पेमेंट डेट इज नॉट रेलिवेंट। तो होप सो आपको गुड्स की बात क्लियर हो गई होगी। सर जी गुड्स के केस में आपका अगर फॉरवर्ड चार्ज है तो सिर्फ इनवॉइस डेट रेलिवेंट है, और इनवॉइस डेट के नाम पे दो बातें हो गई, इनवॉइस डेट के नाम पे दो बातें। पहली बात, सर जी आपको इनवॉइस विद इन टाइम इशू हो गया तो एक्चुअल इनवॉइस डेट, नहीं हुआ तो लास्ट डेट। अभी बात कर लेंगे सेक्शन 30। अब आ जाओ सर्विस के केस में। सर्विस के केस में भी सेम प्रोविजन है। सेक्शन 31 ने इनवॉइस डेट की लास्ट डेट दी। कह रहा अगर आपने, यहां पर तो पंगा ही अलग है, यहां कहता है सर जी अगर इनवॉइस इशू हुआ है विद इन टाइम, मतलब जो सेक्शन 31 के हिसाब से डेट है, अगर उसके टाइम के अंदर अंदर इशू हुआ है तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। नॉर्मल केस जो आपका गुड्स का केस था वहां पे, यहां पेमेंट रेलिवेंट है। पर अगर इनवॉइस नहीं इशू हुआ है, मतलब आपने सेक्शन 31 के हिसाब से जो लास्ट डेट है उसके बाद इनवॉइस इशू किया, तो छोड़ दो, भूल जाओ इनवॉइस को। फिर आपका प्रोविजन जिस दिन आपने सर्विस दी और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बेटा पढ़े ध्यान से, सर जी अगर इनवॉइस का केस है, सर्विस का केस है, तो सर्विस में इनवॉइस पे सारी कथा लिखी हुई है। अगर इनवॉइस विद इन टाइम इशू हुआ है तो आपका इनवॉइस पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, और अगर इनवॉइस टाइम पे नहीं इशू हुआ तो जिस दिन आपने सर्विस दी और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, पक्का? यहां पेमेंट रेलिवेंट है, वहां पेमेंट रेलिवेंट नहीं है। अब आपको उस पूरे प्रोविजन को पढ़ के, अभी मैंने ये वाला पॉइंट नहीं समझाया सर जी, अगर आपको पूरा पॉइंट पढ़ लिया जाए तो भैया पॉइंट्स हम पढ़ के ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि सर जी आपके लिए इनवॉइस की सेक्शन 31 की लास्ट डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि अगर आपका किसी भी रीजन से ये इवेंट नहीं निकाल सकते, आप पेमेंट नहीं निकाल पा रहे हो, आप अपने इनवॉइस नहीं निकाल पा रहे हो, तो उस केस में आपको जिस दिन आपके रेसिपिएंट ने बुक्स में एंट्री दिखाई है, जिस दिन आपके रेसिपिएंट ने अपने बुक में एंट्री दिखाई है, परचेज की एंट्री दिखाई है, अगर सप्लायर की बुक्स नहीं मिल रही हैं, सप्लायर के यहाँ नहीं डिटेल मिल रही है कि भैया उसको पेमेंट कब आई, उसने इनवॉइस कब काटा, नहीं पता चल रहा है, तो जिस दिन रेसिपिएंट ने एंट्री मारी होगी हम वही डेट मान लेंगे भैया हमारे लिए क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। बात खत्म। लेकिन अभी वो छोड़ो, नॉर्मली अपने पास है। ठीक है, एक बार मैं आरसीएम डिस्कस करता हूं, फिर आता हूं इनवॉइस पे। सर जी अगर आरसीएम
अगर नॉर्मल चार्ज नहीं है आरसीएम, तो इसका मतलब अब किसकी बात होने वाली है, रेसिपिएंट की। अभी तक सप्लायर को पकड़ रहे थे, अब रेसिपिएंट को पकड़ेंगे। रेसिपिएंट जी आपके हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई कब मानेंगे? अगर गुड्स का केस है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3, अगर सर्विस का केस है सेक्शन 13। याद रखना सारी गुड्स की बातें 12 में लिखी है, सर्विस की बातें 13 में लिखी है। अच्छा, वो कहता है अगर गुड्स की है तो तीन बातें, तीन। सबसे पहले गुड्स आ गया, ओके रेसिपिएंट जी जिस दिन आपकी फैक्ट्री में गुड्स रजिस्टर में एंट्री हो गई वो दिन, या फिर आपने जिस दिन पेमेंट कर दी, आपके हिसाब से रेसिपिएंट जी आपके हिसाब से पेमेंट में भी दो बातें। जिस दिन आपके बुक्स में एंट्री हो गई है, आपने बोला टू बैंक टू कैश, दैट इज आपके अकाउंट बुक्स में एंट्री क्रेडिट हो गई है, या फिर आपके बैंक अकाउंट डेबिट, या तो पैसा डेबिट हो गया या एंट्री क्रेडिट हो गई। या तो एंट्री क्रेडिट कर दी, विच एवर इज अर्लियर, वो आपकी पेमेंट। जैसे उनका उल्टा था ना कि उनको रिसीव हो गया या उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, अभी आपका उल्टा है, आप रेसिपिएंट हो ना सर, तो आपका उल्टा क्या है कि आपके अकाउंट से क्या हो गया, या तो डेबिट हो गया या आपने बुक में अपनी अकाउंट्स में एंट्री मार दी टू कैश या टू बैंक, विच एवर इज अर्लियर, वो आपकी पेमेंट डेट मानी जाएगी। तो पहली चीज जिस दिन आपके गुड्स आ गया, दूसरा जिस दिन आपको पेमेंट आ गई, और तीसरा इनवॉइस जिस दिन इशू किया था रेसिपिएंट ने, नहीं सप्लायर ने, उस इनवॉइस के 31st डे, 30 दिन बीत चुके हैं, 31वें दिन हो गया। 30 दिन हमने अलाउ करें, 30 दिन के अंदर या तो गुड्स आ जाए या पेमेंट हो जाए, अगर नहीं हुआ तो 31वां दिन हम मानेंगे आखिरी दिन। दैट मींस इन डेटों में से जो पहले हो गया वो आपकी क्या मानी जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं सर जी इनवॉइस डेट है मान लो 12 मई, इनवॉइस डेट है 12 मई, क्लियर है, तो 12 मई से 30 दिन लगाओ, 12 मई से 30 दिन लगाओ। मई में कितने होते हैं 31, तो 31 में से 12 हटाओ, कितना बचेंगे 19 और 12 जून, दैट इज 13 जून, 13 जून। अब अगर 13 जून ये है मेरी ये वाली डेट 31वीं, अब 13 जून से पहले अगर आपने गुड्स आ गया या 13 जून से पहले आपका पेमेंट कर दी, तो विच एवर इज अर्लियर वो डेट मानी जाएगी। और नहीं तो अगर ना ही गुड्स आया है ना ही पेमेंट आई है, तो उस केस में सर जी फिर आपकी डेट मानी जाएगी 13 जून, फिर आपकी डेट मानी जाएगी 13 जून। और 13 जून अगर है तो जून में आपकी टाइम ऑफ सप्लाई है, तो भैया जून की रिटर्न जाएगी जुलाई में, 10 जुलाई को आपको जीएसटीआर 1 में अपनी रिटर्न फाइल करके दिखाना पड़ेगा। और ये बस सर्विस के केस में ये दो ही तीन कंडीशन को भी सेम रखा गया है, बस वहां पे सर जी गुड्स रिसीप्ट की कंडीशन को हटा दिया, क्योंकि सर्विस रिसीप्ट की इंफॉर्मेशन आप नहीं रख सकते, तो वहां पे सेम है जिस दिन आपने पेमेंट कर दी, और ये 31 डेट आगे 61 डेज कर दिया, दैट्स इट। तो अगर सर्विस का केस है रेसिपिएंट जी, तो आपको रिसीप्ट की डेट तो नहीं रखनी, पर वही दो कंडीशन रखोगे, पेमेंट डेट और 61 डेज फ्रॉम द इनवॉइस डेट विच एवर इज अर्लियर से पहले पहले आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और अगर किसी भी केस में आप इवेंट नहीं निकाल पा रहे हो, तो उस केस में जिस दिन आपके रेसिपिएंट की बुक में एंट्री हुई है वही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो ये तो बात हर जगह रख लो कि सर जी अगर आपको किसी भी केस में चाहे वो फॉरवर्ड चार्ज हो चाहे वो रिवर्स चार्ज हो, और सप्लायर से डिटेल नहीं मिल पा रही है या रेसिपिएंट के पास डिटेल नहीं मारी, तो किस रेसिपिएंट ने बुक में किसी दिन तो परचेज की एंट्री मारी होगी, जो परचेज की एंट्री मारी होगी वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई। बात समझ आ रही है? होप सो आपको यहां पर ये चीजें क्लियर हो गई। देखो मैंने अगर मैं यहाँ पे चार्ट दिखाऊं तो मैंने ना इस तरीके से चार्ट बना रखा है। अगर सेक्शन 12 को ध्यान से देखो तो मैंने आपके लिए चार्ट में शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, क्या क्या कर रखा है जल्दी देखो। एफसीएम में एक्चुअल इनवॉइस डेट और लास्ट डेट विचएवर इज अर्लियर, पेमेंट डेट इज नॉट रेलेवेंट, एंड इधर साइड को अगर आओगे तो आरसीएम में तीन चीजें हैं सर जी, गुड्स रिसीव्ड, पेमेंट डेट 31। अगर आप यहां पे आओगे तो आरसीएम में सप्लाई में तो दो ही कंडीशन है, इनवॉइस अगर विद इन टाइम इशू है तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर अर्लियर, और इनवॉइस डेट नहीं है तो प्रोविजन और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, जिस दिन आपने सर्विस दी विच एवर अर्लियर, ठीक है। याद रखना अगर आप किसी भी केस में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे हो तो रेसिपिएंट की बुक्स में जो बुक का एंट्री है वही टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी जिस दिन उसने बुक में एंट्री करी है, ठीक है। आओ अब मैं थोड़ा सेक्शन 31 पढ़ा देता हूं, जल्दी से सेक्शन 31 देखना गुड्स के केस में, ठीक है, सारांश से देख लें, यहां से इजी पड़ेंगे। अगर आपका गुड्स केस है तो आप कहते हो तीन तरीके से गुड्स सप्लाई होगा, एक नॉर्मल सेल है, एक कॉन्टिन्यूस सेल है, और एक सेल ऑन अप्रूवल है। नॉर्मल सेल मतलब मैंने सिंपल सामान बेचा, कॉन्टिन्यूस मतलब मैं लगातार भेजता जा रहा हूं, धीरे धीरे बिल भेजता जा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि आपका घर बन रहा है और मैं कह रहा हूं ठीक है भैया, यहां से जो मटेरियल जाएगा, यहां से जो ईंटें जाएगी, यहां से जो रोड़ी जाएगी, वो एक बार में नहीं जाएगी, जितनी जरूरत होगी धीरे धीरे बेचते रहना, और बाद में 6 महीने बाद सेटल कर लेंगे, तो दिस इज कॉन्टिन्यूस सप्लाई, ठीक है। मैं आपको टीचिंग में सर्विस दे रहा हूं, दिस इज कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर है। हाँ जी, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, या बचपन में पढ़ते हो, अगर मैंने बोला सामान पसंद आए तो रखना, नहीं आए तो बेटा फेंक के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। नाउ अगर आपने नॉर्मल सेल करी है तो सर जी यहाँ पे दो केस होंगे, क्या गुड्स की मूवमेंट है, सर जी मूवमेंट का मतलब क्या है, आपने बोला था सर जी अगर नॉर्मल सेल है तो क्या मैं डिलीवरी आपके घर दूंगा, हाँ जी,
क्या मैं डिलीवरी आपके घर दूंगा या आप खुद लेके जाओगे? अगर आप खुद लेके सामान जा रहे हो तो मूवमेंट नहीं है, और अगर मैं आपको गुड्स को पहुंचा रहा हूं आपकी लोकेशन पर जहां आपने बोला कि सर जी यहां पहुंचा दो, जहां जहां आप बोलो मेरी जान वहां सामान पहुंचा दूं, तो वो मूवमेंट है। अगर मूवमेंट नहीं है तो मूवमेंट नहीं है, इसका मतलब आप खुद सामान आ रहे हो लेके जा रहे हो। तो जिस दिन मैंने आपको अवेलेबल किया, बेटा वो वाली बात याद करो जो दुकान होती थी, मैंने एग्जाम्पल क्लास में डिटेल क्लास में लिया था। सर जी दुकानों में आप आके एसी खरीद के लेके जा रहे हो, फर्नीचर खरीद के लेके जा रहे हो, तो दुकान वाला क्या करेगा, जिस दिन आपको वो सामान आप कहोगे सर जी ये पसंद है ये ले रहे हो, उसी टाइम इनवॉइस काट के देगा। मतलब जैसे ही डिलीवरी करेगा, मतलब बोले तो आपको अवेलेबल कराएगा, उसी टाइम इनवॉइस काट के देगा। मतलब अगर आपकी प्रीमिसेस मूवमेंट नहीं है, मतलब वो सामान आपका रेसिपेंट खुद आके सामान लेके जा रहा है, तो सर जी उस केस में इनवॉइस शुड बी इशू ऑन और बिफोर डेट ऑफ अवेलेबल टू द रेसिपेंट। जिस दिन आप उसके सामान उसके हाथ में रखोगे कि भाई ले जाओ, उससे पहले पहले या उस तक आपको इनवॉइस काट देना है। क्लियर है? उसके बाद काटा तो भैया आपका इनवॉइस लेट हो जाएगा। अगर आपने बोला मूवमेंट डिलीवरी कराएंगे सर जी, क्या कराएंगे? डिलीवरी, तो आपकी फैक्ट्री के बाहर सामान निकलने से पहले पहले, डिलीवरी तक नहीं, उसके घर पहुंचने तक नहीं सर जी। क्या सोचो ना, अमेज़न वाले जब आपको घर पे बिल देने आते हैं तो क्या आपके सामने बिल काटते हैं? हाँ जी, सामने बिल काटते हैं क्या? नहीं। सीधी सी बात है, सर जी वो बिल लेके आते हैं, तो बिल कब काटा होगा उन्होंने? फैक्ट्री में निकलने से पहले। सीधी सी बात है। तो पॉइंट है कि अगर डिलीवरी घर दे रहा हूं तो भैया रिमूवल फैक्ट्री से पहले पहले इनवॉइस कट जाना चाहिए, और अगर आप खुद लेके आ रहे हो तो जिस दिन आपको अवेलेबल कराऊंगा, जिस दिन आपके हाथ में रखूंगा सामान, उससे पहले पहले आपका इनवॉइस काट दूंगा। ठीक है जी। अगर गुड्स ऑन कंटिन्यूस है, लगातार सामान आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट भेज दी कि भैया अब तक 1 महीना हो गया, इतना सामान भेज दिया मैंने, तो उस सामान का मुझे इमीडिएटली इनवॉइस काट देना है। या फिर आपसे कुछ पेमेंट आ गई कि लो जी 1 लाख ले लो, बाकी की पेमेंट धीरे धीरे करते रहेंगे, तो जितने की पेमेंट आई उतने तक का इनवॉइस काट देना, विच एवर ले उतने तक का इनवॉइस काट के चलूंगा। अगर आपने बोला सामान पसंद आए तो ठीक है, तो सर जी कब इनवॉइस कटना चाहिए? जिस दिन सामान पसंद आ गया, आपने बोला ओके जी ओके, रिपोर्ट ओके, जिस दिन आप ओके बोलोगे उसी दिन इनवॉइस काट दूंगा। और अगर आपने बोला ओके नहीं, तो डीएसटी डिपार्टमेंट कहती है 6 महीने, जिस दिन हमारी फैक्ट्री सामान निकला है 6 महीने तक हम इंतजार करेंगे। 6 महीने तक अगर कुछ भी नहीं हुआ, ना आपके अप्रूवल आई ना रिजेक्शन हुआ, तो 6 महीने जिस दिन खत्म होंगे, विच एवर इज अर्लियर, उस तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। या तो 6 महीने से पहले पहले आपकी अप्रूवल आ गई है, या नहीं आई तो 6 महीने इंतजार करेंगे, जिस दिन 6 महीने एक्सपायर होंगे उस दिन आपका इनवॉइस कट जाना चाहिए, वो लास्ट डेट मानी जाएगी। हाँ जी, तो ये हमारा इनवॉइस का सेक्शन है, जो हमारा गुड्स के केस में 3, नॉर्मल सेल, कंटीन्यूअस सेल, सप्लाई। अगर मैं यही सेम जाऊं सर्विस के केस में, तो मेरे सर्विस के केस में सुनना बेटा, सर्विस में भी 2 हैं, एक नॉर्मल सर्विस है, एक कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, और एक सेसेशन ऑफ सर्विस है। क्लियर है? अगर मैं नॉर्मल की बात करता हूं मेरे बच्चे, नॉर्मल की बात करता हूं, तो आप सुनना, नॉर्मल में 4 लोग अलग से बात करेंगे, बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये इनको छोड़ दो। अदर को जिस दिन इन्होंने सर्विस दी, 30 दिन मिलेंगे। हाँ जी, 30 दिन सर जी, 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस कट जाना चाहिए। और अगर ये बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, थोड़ा इनका काम ज्यादा है, लगातार काम ज्यादा है, तो इनको 30 दिन हटा के कितने कर दिए? 45। एक्सेप्शन सिंपल है सर जी, अगर आप नॉर्मल बंदे हो और नॉर्मल सप्लाई कर रहे हो सर्विस के, तो सर्विस के केस में जिस दिन आपने सर्विस दी, जिस दिन आपने एसी की इंस्टॉलेशन करी, जिस दिन आपने किसी का लिए काम किया, उसी दिन 35 दिन, उसके 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस कट जाना चाहिए। लेकिन अगर बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी हो, तो 45 डेज के अंदर अंदर इनवॉइस कट जाना चाहिए। ठीक है सर जी, एक एक्सेप्शन है इनवॉइस के लिए यहाँ पर, अगर बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इवन टेलीकॉम कंपनी है और वो आपस में सर्विस दे रही है, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन, बोले तो आपस में एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सर्विस दे रही है, तो उस केस में इनवॉइस में 45 दिन की कंडीशन नहीं रखी। उन्होंने बोला सर जी जिस दिन आपकी बुक में एंट्री हुई है या जिस महीने में आपने दिया उसका क्वार्टर जिस दिन एंड हो रहा है, विच एवर अर्लियर तक इनवॉइस कट जाना चाहिए। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जांपल, एक बैंक ने, एसबीआई ने अपनी एक ब्रांच को सर्विस दूसरी ब्रांच को दी और डेट थी मान लो कितनी सर जी, मान लो 10 जुलाई। कब थी? 10 जुलाई। तो आपकी वो उसका इनवॉइस नॉर्मली 45 डेज में करना चाहिए, पर अगर वो डीम डिस्टिंक्ट ब्रांच है तो उनको उस 10 जुलाई का इनवॉइस कब तक काट देना चाहिए? या तो जिस दिन आपकी बुक में एंट्री हो गई वो डेट, ठीक है, या फिर क्वार्टर एंड। तो क्वार्टर एंड का है, जुलाई का क्वार्टर एंड कब होगा? जुलाई का अगर देखो तो अप्रैल, मई, जून, तो जुलाई का कब आएगा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 30 सितंबर और बुक्ड एंट्री विच एवरेज अर्लियर से पहले पहले इनवॉइस कट जाना चाहिए, नहीं तो वो लास्ट डेट हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। अगर आपका कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस है, मतलब सर्विसेज आप लगातार दे रहे हो, जैसे कि मेरी टीचिंग सर्विस,
क्लियर है? मैं आपको एक दिन आऊंगा और पढ़ाऊंगा नहीं। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करोगे तो मैं लगातार आपको 5 महीने तक पढ़ाता रहूंगा। तो जब मैं 5 महीने पढ़ाऊंगा तो वो मेरी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब उस केस में मेरे को इनवॉइस कब काटना है, तो वो है कि जिस दिन अगर मैंने पेमेंट फिक्स कर रखी है कि भैया आपको ये जो फीस है वो ऐसे ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट में इस डेट को देनी है, तो जिस दिन वो डेट आएगी उसी दिन आपका इनवॉइस कट जाना चाहिए। या उससे पहले अगर पेमेंट आ गई तो उससे पहले इनवॉइस कट जाना चाहिए जितना आया। या फिर अगर डेट फिक्स नहीं है, इवेंट फिक्स है कि भैया आपका ये चैप्टर हुआ, हाँ जी, कि आपका जीएसटी की फर्स्ट बुक हुई तो आपको इतना फीस देनी पड़ेगी, सेकंड बुक का ये हुआ तो इतना, तो जिस दिन वो इवेंट होगा उस दिन जो भी जितना अमाउंट बनता है उतने तक का इनवॉइस कट जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर पेमेंट असर्टेनेबल है तो पेमेंट की ड्यू डेट और एक्चुअल डेट एक्चुअल पेमेंट विच एवर अर्लियर, और अगर पेमेंट नहीं है, इवेंट फिक्स है, तो इवेंट जिस दिन हुआ वो विच एवर अर्लियर आपका इनवॉइस डेट माना जाएगा। और अगर आपकी सर्विस नहीं हुई पूरी कंप्लीट, सर जी आपने काम कराया, आपने लेबर बुलाई, भाई पेंट कर दे भाई बढ़िया से एकदम टनाटन पेंट कर दे, पर उसने जैसे ही पेंट करना काम शुरू किया, एक ही दिन पेंट कर, आपने कहा भाई ये क्या बर्बादी मचा रहा है, आपने कहा निकल, नहीं कराना तो उससे काम। तो जितना काम उससे कराया उसको जितनी उसकी पेमेंट बनती है उतनी ही पेमेंट उसी दिन, जिस दिन सर्विस खत्म हुई है उसी दिन उतना ही इनवॉइस काट के उसको दे दो, बात खत्म। क्लियर है? तो 3 केस हैं सर्विस के केस में, नॉर्मल केस, सर जी कॉन्टिन्यूअस और सेसेशन, खत्म हो गया लास्ट डेट। तो अगर सेक्शन 31 के हिसाब से इनवॉइस के विद इन टाइम अगर आपने इनवॉइस इशू किया है तो इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर अर्लियर, और अगर नहीं किया तो फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट डेट विच एवर अर्लियर। अगर गुड्स के केस में, तो गुड्स के केस में तो सर जी इनवॉइस ही रेलिवेंट है, एक्चुअल इनवॉइस डेट और लास्ट डेट विच एवर अर्लियर जो आएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आरसीएम का केस थोड़ा सा अलग है, रेसिपिएंट के हिसाब से वहां पे काम अलग करना पड़ेगा। नाउ सर जी कुछ अदर पॉइंट है इस सेक्शन के, अदर पॉइंट क्या क्या है सर जी? ये है कि अगर पहले वाउचर की बात करते हैं, मान लो आपको कोई गिफ्ट वाउचर मिला है, कोई भी वाउचर मिला है, किसी से भी वाउचर मिला है, जो बोलते हैं ना गिफ्ट शॉपिंग वाउचर, क्लियर है? अगर वो वाउचर आइडेंटिफाइबल, आइडेंटिफाइबल मतलब वो वाउचर, प्लीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई वाउचर मिला है, कूपन मिला है, वट एवर जो भी मिला है, अगर वो आइडेंटिफाइबल है कि आप उस कूपन का, उस डिस्काउंट कूपन का, उस वाउचर का, उस शॉपिंग वाउचर का किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, किस स्पेसिफिकली प्रोडक्ट के अगेंस्ट यूज कर सकते हो। मैं शर्ट्स खरीद सकता हूं, मैं डोमिनोज में यूज कर सकता हूं, मैं उससे पूमा के शूज खरीद सकता हूं, तो पॉइंट इज वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई है। तो जिस दिन आपने कंपनी ने, हाँ जी सप्लायर जी, अगर आप कोई स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल वाउचर इशू कर रहे हो तो जिस दिन आप इशू कर रहे हो आपको उसका उसी दिन टैक्स देना पड़ेगा, बात खत्म। क्योंकि हमें पता है कि सामने वाला जो कूपन है वो यूज करेगा इसके अगेंस्ट, तो आपके लिए वो एडवांस में एक तरह का टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। क्लास में डिस्कशन किया था, मान लो मैंने मेरी रिलायंस कंपनी है, कौन सी है, या मैं कहूं कि सर जी डोमिनोज है, तो डोमिनोज अगर कूपन आज इशू कर रहा है और वो कह रहा है हमारा पिज्जा यूज कर लेना, पिज्जा खरीद लेना कभी भी फ्यूचर में 1 महीने के अंदर, क्लियर है? तो उसे पता है कि ये बंदा आएगा और पिज्जा खरीद के जाएगा, तो सर जी जिस दिन इशू करोगे गवर्नमेंट कहती है भैया उसी दिन आपको इसका टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो कभी भी यूज करे आके, क्लियर है? लेकिन अगर वो नॉन आइडेंटिफाइबल है, सर जी रिलायंस ने एक शॉपिंग वाउचर दिया है, एक शॉपिंग वाउचर दिया है, आप इस वाउचर का कोई भी शॉपिंग यूज कर लो, आप घर के अप्लायंस खरीद सकते हो, आप कपड़े खरीद सकते हो, आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो सर जी हमें नहीं पता ना कि वो रिलायंस कंपनी जब वो इशू कर रही थी तो कस्टमर इसका क्या खरीदेगा, किस सामान को खरीदेगा, क्या रेट है, आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो जिस दिन वो एक्चुअल में खरीदने आएगा उस दिन हम उसकी टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। तो 2 पॉइंट है, अगर वाउचर आइडेंटिफाइबल है तो जिस दिन इशू हुआ है वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जिस दिन रिडेम्पशन है वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर आपने किसी पे इंटरेस्ट लगाया, पेनल्टी लगाई, मान लो आपने बोला सप्लायर जी, सप्लायर मैं हूं, आपको बोला भैया आप पेमेंट कर देना 2 महीने बाद, अगर इसके बाद डिले करा तो मैं आपके ऊपर 12% से ब्याज लगाऊंगा। आपने 3 महीने बाद पेमेंट करी है, तो जब आप पेमेंट करने आओगे तो आपको 1 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। आज मैंने सामान बेचा था, कब, आज मान लो है मई, आज बेचा था मई, 3 महीने बाद आए हो आप, कब, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, तो आपने अगस्त में सूखा पेमेंट करोगे या ब्याज पे करोगे? तो ब्याज, तो उस ब्याज के टाइम ऑफ सप्लाई, उस ब्याज में इंक्लूड मानेंगे जीएसटी। मेरे बच्चे याद रखना, मान लो 1 लाख का इनवॉइस और आपने बोला 12% से 1 महीने का ब्याज लगेगा, तो 1000 का ब्याज हो गया, तो उस 1000 में जीएसटी देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा सर जी। और उस 1000 का जीएसटी का टाइम ऑफ सप्लाई का माना जाएगा जब वो ब्याज एक्चुअली आया, बोले तो अगस्त। तो आपकी जब अगस्त की रिटर्न होगी तो उस 1000 में इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, मतलब आप कहोगे 1000 में 118% निकालोगे तो आपका इंटू 18% निकालोगे तो इसका जीएसटी कंपोनेंट आ जाएगा, और वो जीएसटी कंपोनेंट आपको भरना पड़ेगा सर जी, वो कंपोनेंट आपको भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्लियर है? और उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जिस दिन वो आया, क्लियर है? लास्ट पेमेंट, लास्ट पॉइंट मेरे बच्चे, लास्ट पॉइंट, अगर आपको कभी गलती से पेमेंट, सप्लायर जी अगर आपको रेसिपिएंट ने गलती से पेमेंट कर दी ज्यादा,
कितनी ज्यादा, आपने बोला था 15,000 का इनवॉइस, सामने वाले ने 15,000 से ज्यादा पेमेंट कर दी और आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वापस नहीं कर रहा, हाँ वापस नहीं कर रहा, आगे सेटअप कर लूंगा, अगली वाली सप्लाई में सेटअप कर लूंगा, अगली वाली इनवॉइस में सेटअप कर लेंगे। तो सर जी उस केस में उस एक्सेस का क्या होगा? क्या गवर्नमेंट को तसल्ली है? गवर्नमेंट उस एक्सेस पैसे का बाद में पैसा लेगी, जीएसटी लेगी या अभी लेगी? गवर्नमेंट कहती है अगर वो 1000 तक है, कहां तक है? 1000, तो हम इंतजार कर लेंगे जब आप उसकी अगली इशू करोगे इनवॉइस, उसका अगला इनवॉइस इशू करोगे तो आप तब दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। मतलब पॉइंट इज अभी 15,000 पे टैक्स दे दिया आपने, सामने वाले ने 15,500 पेमेंट करिए, तो ये 500 रुपए का जब आप अगला इनवॉइस काटोगे उसमें सेटअप करोगे ना, तब टाइम ऑफ सप्लाई उस इनवॉइस के अगेंस्ट मान लेंगे, बात खत्म। ठीक है, तो इशू ऑफ इनवॉइस एक्सेस अमाउंट वो। लेकिन अगर 1000 से ज्यादा है, आपने कर दिए 16,500, 1,500 रुपए एक्सेस है, कह रहा है जिस दिन वो आई है, दैट मींस सर उसके हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई फिर आपका 12 और 13 के हिसाब से निकलेगा। मतलब 12 और 13 के हिसाब से निकलेगा, मतलब ये कि 1,500 रुपए आपको ऐसे माना जाएगा कि उसकी पेमेंट आ गई और उसका इनवॉइस आ रहा है बाद में, पेमेंट पहले आ गई है और इनवॉइस आ रहा है बाद में। तो अगर वो गुड्स का केस है तो ऑफ कोर्स इनवॉइस पे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो सर्विस का केस है तो आपको उस पे एडवांस पे, उस 1,500 पे भी एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। सीधी सी बात है ना, वो 1,500 रुपए अगली सप्लाई का एडवांस मानेंगे। तो अगर वो गुड्स का केस है तो गुड्स में तो पेमेंट इज नॉट रेलिवेंट, तो जब इनवॉइस इशू होगा तभी उसका टैक्स जाएगा। लेकिन सर्विस का केस है तो सर जी उस एक्सेस पेमेंट को आपको एडवांस बोले तो पेमेंट पहले आ गई, पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो आपको उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन 1000 तक है तो इनवॉइस ही रेलिवेंट है, फिर पेमेंट रेलिवेंट नहीं है, खत्म। और अगर लास्ट केस सर जी किसी भी केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई नहीं होता तो आपकी जिस दिन रिटर्न है या जिस दिन आपने उसका टैक्स एक्चुअली पे किया है वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। खत्म हो गया सर जी हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, और यहीं पे मैं कहूंगा टाइम ऑफ सप्लाई की सारी बातें खत्म कर दी मैंने। ये रहा वाउचर वाला पॉइंट, जो वाउचर है अगर आइडेंटिफाइबल है तो वाउचर, रिडेम्पशन है तो यहाँ पे, अगर आपकी नहीं आ रहा आइडेंटिफाइबल, रेजिडुअल सेक्शन ये है कि सर जी ड्यू डेट जो भी रिटर्न की फाइलिंग है या अदर केस है, अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो ठीक है, नहीं रिटर्न फाइल करी आपने तो पेमेंट, मतलब डिमांड एंड रिकवरी में आपका ये सेक्शन लगेगा। क्लियर है? अगर इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी जब निकलेगी जब ये रिडिशन, जब इंटरेस्ट ये आपको रिसीव होगा, सच एडिशन इन वैल्यू, जिस दिन रिसीव होगा उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। खत्म हो गया सर जी, वाउचर के बारे में पढ़ लिया हमने और यहां से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर जी सेक्शन 31 मैंने डिटेल में पढ़ा दिया। होप सो आपको सेक्शन 31 और सेक्शन 13 का टाइम ऑफ सप्लाई क्लियर हो गया होगा। सर जाओ इस पे क्वेश्चन निपटा दो सारे के सारे, सर जी जितने भी स्टडी मैट के क्वेश्चन निपटा दो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है मुझे कमेंट करो, सर जी मैं उनके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस वीडियो बना दूंगा। सर जी अगला टॉपिक कौन सा उठाओगे? अगला उठाएंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, मजेदार सेक्शन है, क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। चलो जी आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे बच्चों।